क्लास 10 की किताब से 12.3 का जो अध्याय हम लोग को पढ़ना है उससे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का हम लोग छायांकित क्षेत्रफल निकालना है। उन तीनों सवालों को यहाँ पर पहले हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें PQ का मान दिया हुआ है, चित्र से देख पा रहे हैं 24 सेंटीमीटर, PR का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और वो जो है वृत्त का केंद्र है। इसको देखिए यहाँ पर हमने बनाया है। इस सवाल को देखिए, पहले इस प्रकार लिख लेंगे कि PQ 24 सेंटीमीटर और आपका PR 7 सेंटीमीटर है और QR जो है वो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो वृत्त का केंद्र है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका QPROQ यह एक अर्धवृत्त है और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त पर स्थित कोण समकोण होता है, इसीलिए कोण RPQ जो है वो 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज RPQ में हम लोग लिख सकते हैं ये कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण को भुजा है। तो RQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यानी आधार और आपका जो है लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इससे आप मान बैठा देंगे। PR का मान आपका 24 दिया है, PR का मान 7 दिया और PQ मान 24 दिया। इन दोनों मानों को पुट कर लेंगे और फिर इसको हम लोग सरल कर देंगे। तो सरल करने के बाद आपको 576, 49, इस तरह 625 आएगा। इस तरफ RQ निकाल लीजिएगा जो 25 सेंटीमीटर होगा। फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये हम लोग का जो है RQ मिल चुका है। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको लेंगे तो ये त्रिभुज के मुताबिक तो पहले हम लोग को PR और PQ दिया हुआ मान, उन दोनों मान को बैठा दें, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, उस फॉर्मूला से RPQ इसका निकाल लेंगे। तो ये सरल करेंगे तो हम लोग 84 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब हम लोग ये अर्धवृत्त लेंगे जो आपका नाम दिया गया है QPROQ। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इसको हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, अब अर्धवृत्त है तो पाई r स्क्वायर बाई 2 होगा। तो पाई r स्क्वायर बाई 2 लिख दिए, यानी कि 1/2 गुना पाई r स्क्वायर। तो 1/2 गुना पाई का मान 22/7 होता है। और यहाँ पर हम लोग RQ निकाल चुके हैं, जो कर्ण है वो आपका यहाँ पर निकाल चुका है 25। तो इसका यहाँ पर आधा कर दिए त्रिज्या, तो इस तरह आपका त्रिज्या निकल गया 25/2। तो यह R का स्क्वायर है, तो 25/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सरल कर दिए तो ये हो गया 11/7, 2 से 22 कैंसिल हो गया, 25/2 को 2 बार लिख दिए। अब हम लोग ऊपर तीनों को गुना कर दिए तो आपका हो गया 6875, 6875 बटा नीचे आ गया 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आपका अर्धवृत्त वाला भाग निकल गया और पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुका है। तो ये अर्धवृत्त से त्रिभुज को घटा देंगे तो इस तरीके से जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। ये हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए दोनों को मान को बैठा दिए और फिर हम लोग सरल कर दिए, लास्ट में ये मान निकल गया। तो पहला सवाल हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि आकृति 12.20 जो आकृति है उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर वो केंद्र वाले सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त किसको कहेंगे, जो जिसमें जो भी वृत्त रहेंगे, जितने वृत्त रहेंगे वो एक ही केंद्र पर होगा, तो ऐसे वृत्त को हम लोग कहेंगे सकेंद्रीय। तो यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्त है। पहला वृत्त आप देखिए O केंद्र पर है और यहाँ पर एक BD आपका उसका चाप है जो आपका त्रिज्याखंड का शेप बन रहा है और दूसरा आपका AC चाप पर है उससे बड़ा वृत्त। तो इन दोनों का ही सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र O है। इसके त्रिज्या है, यानी कि जैसे पहले छोटा वृत्त है तो इसका जो छोटे वृत्त का OB है, त्रिज्या है, ये OB बराबर OD बराबर 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा आपका ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है OA बराबर OC बराबर आपका 14 सेंटीमीटर और इसके त्रिज्याखंड पर एक कोण बना है 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें आपका जो है ये जो छायांकित वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, दो वृत्त के मध्यबीच के भाग, इसका छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल को आपको निकालना है। जैसे कि आप यहाँ चित्र पर देख पा रहे हैं, तो ये बड़ा त्रिज्याखंड एक बन रहा है AOC और दूसरा त्रिज्याखंड बन रहा है छोटे वाले OBD का ये। तो इन दोनों को यदि घटा देंगे बड़ा त्रिज्याखंड से छोटा त्रिज्याखंड को, तो हम लोग ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल पाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिखे त्रिज्याखंड OCAO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ODBO का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिज्याखंड का फॉर्मूला जानते हैं, θ/360 गुना पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर दो अलग अलग त्रिज्या, इसलिए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के रूप में मान लें। तो θ/360 गुना पाई, ये कॉमन आ गया, इसको बाहर कर दिए, अंदर बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। थीटा की जगह मान बैठा दिए 40/360 गुना पाई की जगह मान बैठा दिए 22/7। R1 आपका 14 दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर माइनस R2 आपका 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए तो 14 का वर्ग आपका 196, 7 का वर्ग 49 होता है, इनको माइनस कर दिए 147 हो, सिंप्लीफाई किए। तो इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये मान आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका 12.21 मतलब ये वाला भाग जो दिया है,
ये चित्र दिया है, तो इसमें भी जो छायांकित भाग है, मतलब इन सभी चित्रों में सब छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। यहाँ पर ये ABCD एक वर्ग है नज़र आ रहा है। ABCD आपका 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है और APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पर इस कॉपी में आपको यहाँ पर बनाया गया इस सवाल को, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख दिए कि ABCD वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजा समान होती है, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका पहला APD है अर्धवृत्त और दूसरा अर्धवृत्त है BPC। ये दो अर्धवृत्त है जिनका व्यास आपका AD है और BC है, दोनों का, जो कि दोनों इसका व्यास समान ही होंगे और ये वर्ग की भुजा भी है, इसीलिए AD बराबर BC जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या उसका आधा होगी, तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़, तो वो लिख दिए। अब ये 14 का स्क्वायर बैठा दिए, वर्ग का आपका भुजा दिया 14, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर माइनस हाफ ये पाई R स्क्वायर। यहाँ पर R इसीलिए दोनों में लिखे क्योंकि दोनों में वही आपका सेम त्रिज्या है। अब यहाँ पर आपका ये दोनों हाफ पाई R स्क्वायर है, तो 2 गुना हाफ पाई R स्क्वायर, यानी कि बचा क्या ना पाई R स्क्वायर। और ये 14 का वर्ग 196 आ गया, तो पाई का मान 22.7 है और R का वैल्यू है 7 का स्क्वायर, इसलिए आपका लास्ट में आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सवाल को भी आप बना लीजिएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके इस सभी सवाल को बना सकते हैं।